हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। बुलेटिन की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और याचिका के जरिए पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर याचिका दायर की गई है और वहीं याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। पूरे मामले को लेकर वकील दीपकरण दलाल ने कहा है कि 2 महिला याचिकाकर्ताओं की ओर से ये अपील डाली गई थी। आपको बता दें कि ऑड नंबर में महिलाओं के चुनाव न लड़ने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, ये दलील दी गई है। हमने अपनी पिटीशन में ज्यादातर मेन बात महिलाओं को लेकर करी है और कोर्ट ने हमारी दलील सुनकर ये कहा कि हम इसको देखेंगे और उन्होंने अगली तारीख मुकर्रर कर दी, नोटिस कर दिया, नोटिस रिगार्डिंग स्टे ऑर्डर। तारीख कब किया? कोई तारीख अभी मैं कोर्ट की वेबसाइट की स्टेटस पे देख के आपको बता दूंगा, अभी अपडेट नहीं हुई है तारीख। तो आपको नहीं लगता कि पंचायत चुनाव पहले से ही लेट चल रहे हैं और ज्यादा लेट हो सकते हैं हियरिंग के चलते? कुछ ऐसा मैं इस पे तो कुछ नहीं कह सकता, कोर्ट की मर्जी है। हमने तो स्टे की मांग भी करी है और कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट अगली तारीख पे क्या करती है हरियाणा सरकार को सुनने के बाद। जहां तक देरी की बात है वो बात आपकी सही है, परंतु जो इसके अंदर मुद्दा है महिला और पुरुष का, वो बहुत एक अहम मुद्दा है। आप सोचिए आज की 21वीं सदी में अगर महिला, चाहे कोई भी महिला हो, शिक्षित महिला हो, जो चुनाव लड़ने के लिए काबिल हो, सारी शर्तों को मंजूर करती हैं, वो महिला एक ओपन और जनरल वार्ड से चुनाव ना लड़ पाए आज के दिन में, क्या ये हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन नहीं? आपने इसी पर मांग किया कि जब 50% आरक्षण लागू किया गया है? नहीं, हमने इस बात में मांगा है स्टे कि भाई महिलाओं को भी ओपन वार्ड और जनरल वार्ड, यानी जो ऑड नंबर्ड वार्ड है उसमें महिला, चाहे वो SC हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो BC हो, वो चुनाव लड़ सके। अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव को लेकर बवाल मचा हुआ है, जबकि पूरे देश में अब इसका विरोध शुरू हो गया है। अब मामले में अनिल विज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा है कि तांडव वेब सीरीज हमारे सिस्टम, पॉलिटिक्स, युवा पीढ़ी और PM के पद पर प्रहार है। इतनी ज्यादा आजादी नहीं दी जा सकती। और वहीं विज ने वेब सीरीज को भी सेंसर बोर्ड के दायरे में लाने की बात कही। विज ने कहा है कि आम फिल्मों की तरह वेब सीरीज भी सेंसर बोर्ड के पास होनी चाहिए। इनके ऊपर नियंत्रण लगाना जरूरी है और ये जो वेब सीरीज हैं, ये भी जैसे पिक्चरों का कौन सा होता है, सेंसर बोर्ड होता है, ये वेब सीरीज भी सेंसर बोर्ड से पास होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि ये जो तांडव वेब सीरीज आई है, इसको अमेज़न प्लेटफॉर्म से तुरंत उतार देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सिस्टम, हमारी पॉलिटिक्स, हमारा सामाजिक ताना बाना, युवा पीढ़ी, प्रधानमंत्री का उच्च स्तरीय पद, ये सब पर प्रहार कर रही है। कैथल नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले 44 सरकारी और निजी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सभी से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। एक रिपोर्ट देखिए। सरकारी विभाग ही लगा रहे सरकार को चूना। कई सरकारी संस्थानों ने नहीं चुकाया प्रॉपर्टी टैक्स। टैक्स चोरी में निजी संस्थान भी है शामिल। टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त हुआ नगर परिषद। जी हां, कैथल नगर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने या टैक्स देने में ढिलाई करने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले 44 सरकारी और निजी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही नोटिस में सभी से 7 दिन में जवाब मांगा गया। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि अगर इस दौरान प्रॉपर्टी मालिकों ने जवाब नहीं दिया तो PP एक्ट के तहत कोर्ट केस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसमें निजी तथा कुछ सरकारी विभागों की तरफ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया खड़ा था,
जिनका परिषद ने नोटिस जारी कर दिया है कि भी आप जल्द से जल्द जमा कराएं, और सरकार द्वारा भी टैक्स 31 मार्च से पहले जमा कराने पर भारी छूट दी गई है और उसका भी ये लाभ उठा सकें। लगभग कितना टैक्स बताया जा रहा है? लगभग 7-8 करोड़ रुपए निजी और सरकारी विभागों की तरफ है, जिनको हमने नोटिस जारी की है। नगर परिषद के मुताबिक ऐसे कई सरकारी और निजी संस्थान हैं जिनका करीब 10 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर नोटिसों का कोई जवाब नहीं आया। इस बार एक सप्ताह में ही जवाब मांगा गया। सबसे ज्यादा शुगर मिल पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए बकाया है। शहर स्थानीय निकाय विभाग की ओर से ब्याज माफी योजना 31 मार्च तक बढ़ाई हुई है। नगर परिषद अधिकारी का कहना है कि इसके बावजूद भी अगर आदेश पर अमल नहीं होता तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोग टैक्स पे भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ विभागों या निजी उनकी तरफ बकाया है, उनको हमने नोटिस जारी कर दिया, उनको मोटिवेट करके टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जो नगर परिषद को टैक्स न देकर चूना लगा रहे हैं। इस सूची में सबसे ऊपर शुगर मिल है, जिस पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसी तरह एफएड कार्यालय पर 5,73,000, टेलीफोन एक्सचेंज पर 4,61,000, जींद रोड ITI पर 31,77,000, पुलिस लाइन पर 58,88,000, पुराना अस्पताल पर 24,36,000, जिला सचिवालय पर 26,21,000, वेयर हाउस पर 9,83,000, हरियाणा फूड गोदाम पर 8,20,000, कोयल कॉम्प्लेक्स पर 8,33,000 और रेड क्रॉस सोसाइटी पर 8,83,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। अब देखना होगा कि लिस्ट और नोटिस जारी होने के बाद कौन सा संस्थान आदेशों पर अमल करता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नगर परिषद किस तरह की कार्रवाई करता है। हरियाणा न्यूज के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान एक किसान ने जहर खा लिया और आपको जानकारी दे दें कि किसान की पहचान जय भगवान के रूप में हुई है, जो पाकसमा गांव का रहने वाला है। किसान को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। किसान पिछले लंबे समय से आंदोलन में सेवा कर रहा था, जो किसानों की मांगे पूरी न होने की वजह से नाराज था। जय भगवान ने जहर खाने से पहले देशवासियों के नाम पत्र भी लिखा, जिसमें उसने लिखा है कि न किसान मान रहे और न सरकार। उन्होंने कहा कि सरकार को इन कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए और किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष ने एक वीडियो संदेश जारी किया है और कहा है कि मेरे पर लगाए जा रहे सभी झूठे आरोप आंदोलन को तोड़ने की रणनीति हैं। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सरकार अपने नुमाइंदों को हमारे बीच में छोड़कर आंदोलन को तोड़ना चाहती है। गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले समझाने की कोशिश की, फिर उन्होंने कुछ लालच देने की भी कोशिश की और फिर सरकार ने हम लोगों पर FIR दर्ज की और अब सरकार फूट डालने का काम कर रही है। साथियों, आप कल से जो सुन रहे हैं, एक बदकिस्मती है कि पता नहीं किस तरह के बातें शुरू हो गई हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारा आंदोलन को तोड़ने की रणनीति है। सरकार के जो हथकंडे होते हैं, उसकी बहुत सी एजेंसियां हैं, उसके बहुत से लोग हैं जो हमारे बीच में छोड़े हुए होते हैं। आंदोलन को तोड़ने के 4 तरीके हैं, 4 कदम है आंदोलन को तोड़ने के। पहला कदम होता है समझाना, दूसरा कदम होता है कुछ लालच देना। आमतौर पे ये 2 कदम सारे आंदोलन पार कर जाते हैं। और तीसरा कदम होता है दंडित करना। वो भी सरकार ने करके देख लिया, बहुत से मुकदमे बना लिए, बहुत से जो भी बाकी हथकंडे अपना सकते थे बहुत सा करके देख लिया। अभी किसी के पास नोटिस जा रहे हैं, किसी के पास कुछ और कर रहे हैं। मेरी एक और बात नहीं सामने आई, आज एक अखबार में मैंने पढ़ा
कि गुरनाम सिंह का मध्य प्रदेश में खाता है वो करेल रहे हैं। करेल ने सारे देश में देखे, सारी दुनिया में देखे कहाँ कहाँ गुरनाम सिंह के खाते हैं। लेकिन एक चौथा पॉइंट होता है फूट डालना। जब 3 पॉइंटों पे सरकार फेल होती है तो कोई भी आंदोलन है वो चौथे स्टेज पे जाके, चौथी स्टेज कोई आंदोलन पार नहीं करता, वो फूट डालने का इनका चौथा स्टेप होता है और वो प्रयास सरकार ने शुरू कर दिए हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव संपन्न हुए। वहीं मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसान मजदूर सबका ध्यान रखा जाएगा। किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, सबका ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा में सबको ठीक चलेगा। मनोहर जी के नेतृत्व में आने वाले समय में स्कूल हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्ट को या दूसरे हो, सब ठीक रहेगा। किसान का, मजदूर। सोनीपत से है, जहां सोनीपत में महिला मर्डर मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको जानकारी दे दें कि बीते दिनों रंजिश के चलते एक शख्स ने अपनी 2 बेटों के साथ मिलकर अपने दोस्त और उसकी पत्नी पर चाकुओं से हमला कर दिया था, जिसमें महिला के मौके पर ही मौत हो गई थी और एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। और वहीं मृतका के परिजनों ने आरोपियों पर फैसला करने का दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। एक तो बीरू नाम बताया, बीरू जिसका सही नाम सतबीर है, ये गांव महारा का ही है और उनके 2 बेटे थे, संजय और विजय। ये लोग आए थे और इन्होंने पहले भी बात करी थी कि भैया आप हम जिस पार्टी को कहें उसी सरपंच के चुनाव में हम जिस पार्टी को कहें उसी पार्टी को वोट डालना है। तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया था कि हम आपके कहने से नहीं करेंगे। इनकी पहले भी आपस में दोस्ती थी, मतलब इनका भाईचारा था, काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन इस बात पे इनकी भिवानी के कितलाना गांव में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बता दें कि मृतका की 2 बेटियां भी थी। पुलिस ने पति, सास और चाचा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2017 में चरखी दादरी निवासी रीतू की शादी भिवानी के कितलाना गांव निवासी मुकेश से हुई, लेकिन बीती रात मुकेश ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को मारा गया। और वहीं सरपंच त्रिलोक सिंह ने बताया कि गाड़ी की मांग को लेकर रीतू को तंग करता था और 2-3 बार पंचायत भी हुई थी और 1 हफ्ते पहले 30,000 रुपए भी दिए गए थे। रीतू ने अपनी मां प्रोमिला को फोन कर बताया था कि उसे मारने का प्लान बनाया जा रहा है। परिजन श्री गुलाब सिंह ने एक शिकायत की है कि उसकी पुत्री की शादी सन 2017 में मुकेश वासी कितलाना के साथ शादी संपन्न हुई थी। उसने कुल्हाड़ी से उसकी निर्मम हत्या कर दी। हस्बैंड, मदर एंड अदर्स डिमांड डोरी। अभी एफआईआर लॉज अन्वेषण चल रही है। चरखी दादरी के गांव बूरा के सरपंच और तत्कालीन ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल सरपंच और तत्कालीन ग्राम सचिव के खिलाफ विकास कार्यों में गोलमाल करने का आरोप है। आपको बता दें कि गांव में सोलर लाइटें लगवाने को लेकर कुछ गड़बड़ी सामने आई थी। जिला उपायुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मामले को जो तुरंत कार्रवाई के आदेशों के साथ बीडीपीओ दादरी को रेफर कर दिया गया। उनके आदेशों के अनुसार ही सदर थाना दादरी ने मामला दर्ज करते हुए खेड़ी बुरा सरपंच और तत्कालीन ग्राम सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जो हाल सरपंच है जोगिंदर सिंह, उसके खिलाफ, वो ग्राम सचिव के खिलाफ लगभग जो 3,08,000 समथिंग रुपए का गबन करने की मामला संज्ञान में आने के बाद बीडीपीओ दादरी ने उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने का आदेश दिया, जिस संबंध में एफआईआर लॉन्च की गई है और आगामी कार्रवाई की जाएगी।
फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में मंगलवार को नया मोड़ आ गया है। निकिता के घर वालों ने सरकार के रवैये पर आपत्ति जताई है। 3 महीने तक धोखा देने का आरोप लगाते हुए ऐलान किया कि 30 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से तो मंगलवार सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात की। उनके सामने 4 मांगे रखी और इन मांगों के पूरा न होने की स्थिति में खुदकुशी की चेतावनी दी। हम इस सरकार से बिल्कुल निराश हो चुके हैं और अब हमारा तो अगला कदम आत्महत्या का ही होगा। हम 3 प्राणी हैं, अगर सरकार हमारे नहीं जागती है तो हमारी मौत का जिम्मेदार ये सरकार होगी। सिरसा में अगले चरण की ओर बढ़ते हुए जिले में कुल 12 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3 निजी अस्पताल भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आज 1200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा। जिन 3 निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है उनमें डेरा के शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल, संजीवनी अस्पताल और तोमर अस्पताल शामिल हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने फैसला प्राइवेट अस्पतालों से टीकाकरण की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लिया ताकि इस अभियान को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि सभी प्रोटोकॉल हर बूथ पर अपनाए जा रहे हैं। जैसे प्रोटोकॉल वही रहेगा कि भी 5 अधिकारी हम एक वैक्सीनेशन स्तर पे लगाते हैं। वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 पहले उसकी आईडी चेक करके लिस्ट में नाम देखेगा, अगर लिस्ट में नाम है तभी उसका वैक्सीनेशन होगा। उसके बाद वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 है जो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करके अपने रजिस्टर में नोट करेगा, क्योंकि आज सॉफ्टवेयर में थोड़ा इशू आ रहा है तो इसलिए ऐप पे एंट्री नहीं हो पाएगी। तो जब वो वेरीफाई कर लेगा तो टीकाकरण अधिकारी जो हमारी महिला है उनको इशारा करेगा कि भी बहन जी इनका टीकाकरण किया जा सकता है। तो वो टीकाकरण करने के बाद उसको 4 संदेश देगी कि आज कौन सी कंपनी का टीका लगा है, क्योंकि कोविड के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो टीकाकरण है जिस कंपनी का टीका पहला लगा उसी कंपनी का ही दोबारा लगाना। कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है और जिसके चलते ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सलों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में सिरसा के गांव झोरड़न नाली से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर इस रिहर्सल में शामिल हुए। किसानों का कहना है कि दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च के लिए सिरसा से 22 जनवरी से ट्रैक्टर रवाना होने शुरू हो जाएंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर बहुत बड़ी परेड किसानों की आज़ादी के बाद पहली बार निकाली जा रही है। ये आज़ादी के बाद पहली बार होगा जब परेड के अंदर ना सिर्फ देश का जवान भाग लेगा बल्कि किसान भी भाग लेंगे, क्योंकि 3 काले कानून हिंदुस्तान की खेती के ऊपर पूंजीपतियों का कारपोरेट सेक्टर का कब्जा करवाना चाहती है मोदी सरकार। पूरे देश का किसान जाग उठा है। सिरसा जिला के विभिन्न गांवों के अंदर हम लोग हर रोज ट्रैक्टर मार्च एक रिहर्सल के तौर के ऊपर निकाल रहे हैं।